मैंने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI की फ्लीट के बारे में। हम सब जानते हैं कि एक तरफ जहां सुखोई 30 MKI की फ्लीट को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो और भी दूसरे जो बड़े परिवर्तन हैं आने वाले भविष्य में ये हमें सुखोई 30 MKI की फ्लीट में देखने को मिलेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है एक कॉमन एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल लॉन्चर, जो कि सुखोई 30 MKI की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पहले यही डिस्कस करेंगे कि ये जो मिसाइल लॉन्चर है ये कैसा होगा, ये सुखोई 30 MKI के लिए क्यों जरूरी है और इसका डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंचा, इसके आने से सुखोई की कैपेबिलिटीज कैसे एनहांस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना बीतते समय के साथ लगातार सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठा रही है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट का भारत में बनाया जाना। और बहुत सारे सिस्टम तो ऐसे हैं जिन्हें इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस भी किया जा रहा है, जो कि भारत में ही बनाए जाते हैं। अब मेक 2 कैटेगरी के अंतर्गत जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्री है ये काफी बड़ा काम कर रही है। और इस समय भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के लिए एक कॉमन एयर टू ग्राउंड लॉन्चर जो है ये विकसित किया जा रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI की फ्लीट में देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट को 18 मार्च 2024 को अप्रूव कर दिया गया था। अब आप एक ऐसे इक्विपमेंट को इमेजिन करिए, एक वर्सेटाइल इक्विपमेंट को इमेजिन करिए जो कि सुखोई 30 MKI की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। और वो इक्विपमेंट है कॉमन लॉन्चर, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कैरियर की तरह काम करेगा, जहां पर ये एयरक्राफ्ट जो कि सुखोई 30 MKI है ये अलग अलग रेंज के जो वेपन सिस्टम और पॉड्स हैं इन्हें मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैरी करने में सक्षम होगा। करंटली सुखोई 30 MKI अलग अलग लॉन्चर्स और एडाप्टर्स पर डिपेंडेंट है अपने मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। और इनमें से प्रत्येक लॉन्चर में एक पर्टिकुलर वेपन टाइप को ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इन कन्वेंशनल लॉन्चर की कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन तो है वेट का। जी हाँ, इसमें हमें वेट रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ये जो प्रत्येक लॉन्चर हैं इनमें एक लिमिटेड वेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो कि अलग अलग प्रकार के जो वेपन्स हैं इनको इंटीग्रेट करते समय काफ़ी दिक्कत पैदा करती है। दूसरी बात यह है कि मिशन डिपेंडेंसी, ये जो अलग अलग प्रकार के लॉन्चर्स हैं इनमें हम एक निश्चित वेपन सिस्टम को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ऐसे में अगर हमें तुरंत जो मिशन है उसको स्विच करना पड़ा तो एक लंबा समय लगता है लॉन्चर्स को चेंज करने में और जो वेपन है इनको इंटीग्रेट करने में। और ये सारी दिक्कतें एक यूनिवर्सल लॉन्चर के आने के बाद पूरी हो सकती हैं। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो इस समय 2 लॉन्चर वेरिएंट जो हैं ये प्लान किए जा रहे हैं, एक एयर टू ग्राउंड और एक एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में होगा। और ये जो वर्सेटिलिटी प्रदान करेगा, उसके बाद मल्टीपल लॉन्चर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जो एयर टू ग्राउंड लॉन्चर होने वाला है ये अलग अलग रेंज के जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल और बॉम्ब्स है उनके लिए कंपैटिबल होगा, जिनका वजन 50 किलोग्राम से लेकर के 1500 किलोग्राम के बीच में होगा। और इससे निसंदेह सुखोई 30 MKI की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। ये जो लॉन्चर हैं इन्हें स्टेशन नंबर 1 से लेकर के 10 यानी 1 से लेकर के 10वें हार्ड पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो कि सुखोई 30 MKI को एक ग्रेटर मिशन फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे अलग अलग वेपन कॉन्फ़िगरेशन में। और इनमें से प्रत्येक लॉन्चर का जो वेट है उसे 180 किलोग्राम से कम रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल वेट और परफॉर्मेंस है उसमें हमें मिनिमल इफेक्ट देखने को मिले। जो कॉमन लॉन्चर है इसे एक गेम चेंजर इक्विपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हाल ही के दिनों में सुखोई 30 MKI को एक के बाद एक जो नए वेपन सिस्टम है ये मिल रहे हैं। फिर चाहे हम रैमपेज की बात करें या रॉक्स की बात करें। रैमपेज मिसाइल की बात करें तो ये एक गेम चेंजर मिसाइल के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इससे पहले भारतीय नौसेना के मिग 29K फाइटर्स के लिए खरीदा गया था, लेकिन बाद में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI जेट में भी इनको इंटीग्रेट किया गया है। वो चीज़ जो रैमपेज को काफ़ी डेडली बनाती है वो है इसकी एक ग्रेटर स्टैंड ऑफ रेंज और इसका जो एक स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। ये एक स्टैंड ऑफ रेंज की एयर टू ग्राउंड सीकरलेस प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ आने वाली मिसाइल है, जिसे ऐसे मिशंस के लिए विकसित किया गया है जिनमें हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करना होता है या जो प्रोटेक्टेड टारगेट्स हैं इनको हिट करना होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर्स हो गए, एयरफोर्स बेसेस हो गए, मेंटेनेंस सेंटर हो गए या दूसरे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हो गए।
ये एक सिंपल फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल है, जो कि हाई सर्वाइबिलिटी के साथ में आती है सुपरसोनिक स्पीड में, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेवल करने में सक्षम है, जिसका मतलब ये है कि एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको देख पाना और डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये फोकल प्रिसीजन के साथ में आती है, जो कि कोलेटरल डैमेज को प्रिवेंट करता है, और इसकी जो मिशन कॉस्ट है दूसरी सुपरसोनिक मिसाइल्स की तुलना में काफ़ी कम है। और यही कारण है कि इस मिसाइल को अधिक से अधिक संख्या में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल को या तो हम स्टैंड एलोन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक एवियोनिक सिस्टम के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें RS-170 इंटरफेस पे जो वीडियो ट्रांसमिशन है उसको भी ये सपोर्ट करती है, और वायरलेस कम्युनिकेशन भी इसमें पॉसिबल है, और इसे किसी भी प्रकार के वेदर कंडीशन में, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे दिन हो या रात हो, इसे हम आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे खास बात यह होती है कि ये हाई वैल्यू टारगेट्स को काफ़ी हाईएस्ट प्रिसीजन के साथ हिट करती है। इस मिसाइल की लेंथ 4.7 मीटर्स की है, वहीं इसका डायमीटर 306 मीटर्स का है। इसका वजन 580 किलोग्राम का है, और इसको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेविगेशन और गाइडेंस के लिए इसमें GPS और INS गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। और इस मिसाइल का जो CEP है ये 10 मीटर्स का है। ये जनरल पर्पस के अलावा ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन वॉरहेड्स को कैरी करने में सक्षम है। और इसका जो स्पीड की अगर हम बात करें तो यूजुअली ये एक सबसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड 0.7 से लेकर के 0.95 मैक की होती है, लेकिन इनकी जो इम्पैक्ट वेलोसिटी है ये 1 से लेकर के मैक 1.6 की है, जो कि सुपरसोनिक है। और इसकी जो रेंज है ये 250 किलोमीटर क्लेम की जाती है। अप्रैल 2019 में पहली बार इजरायली एयरफोर्स ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने अपने F-16 फाइटर्स के साथ इसको लॉन्च किया था, और उन्होंने सीरिया में एक रॉकेट प्रोडक्शन फैसिलिटी को और स्टोरेज फैसिलिटी को हिट किया था। और ये एक सक्सेसफुल यूज था रैमपेज का, और कहा जाता है कि जिस टारगेट को इसने हिट किया था उसको जो S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन फिर भी वो रैमपेज को रोक नहीं पाए। दूसरी जो मिसाइल शामिल की गई है वो है रॉक्स का इस्तेमाल बेसिकली जो स्टेशनरी टारगेट्स हैं उनको हिट करने के लिए किया जाता है, और बेसिकली ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी अपना टारगेट बना सकती है। यही नहीं बल्कि ब्रह्मोस 2 के जो 2 वेरिएंट्स हैं ये भी सुखोई 30 MKI के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मोस 2 के अलावा जो रुद्रम 2 है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब अगर हम ब्रह्मोस 2 की बात करें तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जो कि अंडर डेवलपमेंट है, जबकि रुद्रम 2 की बात करें तो इसके 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी, और दूसरी एक ग्राउंड स्ट्राइक मिसाइल होगी, और ये सुखोई 30 MKI की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।